हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। प्रोफेसर अस्मित कौर है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो इसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस, कि अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट गलत दे दी जाती है तो क्या लायबिलिटी बनेगी। देखो, दो तरह की लायबिलिटी हो सकती है, सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी डील करती है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 के साथ। इसके अंदर बात करी गई है पर्सन हु हैज सब्सक्राइब्ड फॉर सिक्योरिटीज ऑन द फेथ ऑफ द मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। उस पर्सन की बात करी गई है, बेचारा पर्सन जिसने मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के ऊपर विश्वास करके सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया। ठीक है। और क्रिमिनल लायबिलिटी डील करती है सेक्शन 34 के साथ, और इसके अंदर बात करी जाएगी जहां पे प्रोस्पेक्टस कंटेन करता है कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट, तो उसके लिए जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, हु हैज ऑथराइज्ड द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। क्लियर हुआ। तो सिविल लाइबिलिटी में हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जिसने सब्सक्राइब करा शेयर्स को, और क्रिमिनल लाइबिलिटी में बताया गया है कि जो लोग उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको क्या पनिशमेंट लगेगी, क्या लाइबिलिटी उनको पे करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिविल लाइबिलिटी की। तो कहते पर्सन जिसने सब्सक्राइब कर ली सिक्योरिटीज ऑन द फेथ ऑफ द मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, तो उसके पास रेमेडी है। रेमेडी है अगेंस्ट दो बंदों के अगेंस्ट। पहला उसके पास रेमेडी है अगेंस्ट द कंपनी, और दूसरी उसके पास रेमेडी है अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स एंड एवरी पर्सन हु ऑथराइज्ड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो अगर पहले हम कंपनी की बात करें, तो कंपनी के अगेंस्ट जो बंदे को रेमेडी मिल रही है उसमें भी उसके पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस उसको मिलती है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, रिसिंड कर दे, कैंसिल कर दे, और दूसरी उसको चॉइस मिलती है या वो सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर ले। ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि कंपनी के अगेंस्ट कब कब वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकता है, खत्म कर सकता है, रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो कहते हैं राइट टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल इफ ही प्रूव्स द फॉलोइंग। अगर वो इन बातों को प्रूव्स कर देगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। कौन? सब्सक्राइबर। ठीक है। तो पहला है प्रोस्पेक्टस वाज इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। सबसे पहले तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टस उसको इशू करा है या तो खुद कंपनी ने या कंपनी के बिहाफ पे किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने। अगर वो पर्सन के पास अथॉरिटी ही नहीं थी और प्रोस्पेक्टस उसने ले लिया, उसको पता ही नहीं था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तब उसे कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। तो उसे सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि कंपनी ने उसको प्रोस्पेक्टस दिया या फिर ऑथराइज्ड पर्सन ने दिया। ठीक है। दूसरा है वो प्रूव करे कि जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू है, मस्ट बी अनट्रू। इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा गया कंपनी हैड पेड अ डिविडेंड एवरी ईयर बिटवीन 1921 एंड 1927 विच आर द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट लिख दी प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो इससे तो यही लगेगा ना कि कंपनी जो है उसने हर साल बहुत अच्छा डिविडेंड पे करा, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन एक्चुअल में हाउएवर कंपनी हैड इन ईच ऑफ दोज ईयर्स इनकर्ड कंसिडरेबल फाइनेंशियल लॉसेस। जबकि कंपनी ने उस पीरियड के दौरान हर साल लॉसेस फेस करे हैं, और उसने जो डिविडेंड प्रोवाइड करा वाज एबल टू पे डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स ओनली, एक्यूमुलेटेड रिजर्व से डिविडेंड पे करा। लेकिन इस बात को उसने सप्रेस कर दिया, ये बात नहीं बताई। उसने सिर्फ इतना बताया कि हमने ईयर्स ऑफ डिप्रेशन में भी डिविडेंड पे करा, ये नहीं बताया कि कैसे पे करा। ठीक है। उसने तो रिजर्व्स ही खत्म कर लिए अपने। तो इसके अंदर कोर्ट कहता है कि प्रोस्पेक्टस फॉल्स था, और ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल अनट्रू स्टेटमेंट दी गई, इसलिए इस केस में बंदा जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड कर सकता है। ठीक है। फिर इसी के अंदर एक चीज आती है, ध्यान दो कि अगर स्टेटमेंट ट्रू थी एट द टाइम ऑफ मेड या एट द टाइम ऑफ इशू, लेकिन वो अनट्रू हो गई बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो आप कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन
अगर स्टेटमेंट अनट्रू थी व्हेन इट वाज इशूड, जब आपको शेयर्स इशू करे गए तब, जब प्रोस्पेक्टस इशू करा गया तब स्टेटमेंट क्या थी, अनट्रू थी, लेकिन जब अलॉटमेंट का टाइम आया तब तक वो स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी थी। तो यहाँ पे कोई रेमेडी नहीं मिलेगी और कोई ग्राउंड नहीं है जिस बेसिस पे वो बंदा कहे कि मैंने नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना, क्योंकि अब स्टेटमेंट तो ट्रू हो चुकी है, तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, स्टेटमेंट मस्ट बी अ मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब कोई ऐसी मिसरिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे उसने शेयर्स को सब्सक्राइब करा। ठीक है, इसके अंदर भी एक एग्जांपल आती है, जैसे कि एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर लिखा था कि डायरेक्टर्स और उसके फ्रेंड्स ने लार्ज पोर्शन ऑफ द कैपिटल को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, और जो बचा कुचा है अब वो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी द डायरेक्टर्स हैड सब्सक्राइब्ड ओनली 10 शेयर्स, सिर्फ 10 शेयर्स को सब्सक्राइब किया था उन्होंने। तो इट वाज हेल्ड दैट सब्सक्राइबर कुड रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने इस बात के ऊपर कि डायरेक्टर्स ने और फ्रेंड्स ने लार्ज पोर्शन को सब्सक्राइब करा है, इस बात के ऊपर विश्वास करके शेयर्स लिए थे। ठीक है, तो ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन है ये मटेरियल इफेक्ट रखती है, तो इस बेसिस पे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जिसने आपको इंड्यूस करा है, इंड्यूस द शेयर होल्डर टू टेक द सिक्योरिटीज, जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप सिक्योरिटीज ले लो, और मस्ट हैव रिलाइड ऑन द स्टेटमेंट इन अप्लाइंग फॉर सिक्योरिटीज, और आपने सिर्फ उसी स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करके सिक्योरिटीज परचेज करी थी, तो फिर आप रिसेंड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, फिर कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है, कहते हैं अगर मेयरली एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन था या एक्सपेक्टेशन थी तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं समझ आया? लेट अस टेक एन एग्जांपल। देखो, प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा था ड्यू टू ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, कि हमें ऐसे लगता है कि ऑनेस्ट और एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से हमारी कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो करेगी। तो इट्स एन स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, ये तो एक ओपिनियन है कि हमें ऐसे लगता है, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है। तो अगर लेटर ऑन कंपनी ग्रो नहीं करती तो फिर इस बात के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक ओपिनियन था, एक एक्सपेक्टेशन थी। अगर पूरी नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, फिर आ जाता है दैट ही हैज टेकन एक्शन प्रॉम्प्टली टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने इमीडिएट एक्शन लेना है रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर। आपको पता चल गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है और इसके बेसिस पे मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं एंटर हुआ था, तो आपको रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर उसको रिसेंड करना पड़ेगा, और बिफोर द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। इन दो बातों का ध्यान रखना है, विद इन रीजनेबल टाइम और कंपनी के लिक्विडेट होने से पहले पहले ही आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आ जाता है कब वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। लॉस ऑफ राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है इसे, कि अब उसके पास ये राइट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करे, तोड़ नहीं सकता, सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। सबसे पहले अनरीजनेबल डिले। देखो, मान लो मुझे जुलाई में ही पता चल गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये मिसरिप्रेजेंटेड थी और इसके बेसिस पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन मैं दिसंबर तक कंपनी के पास नहीं जा रही, और मैं दिसंबर में एकदम से मेरे को याद आया कि नहीं, अब मैं कंपनी को कहूंगी कि मैंने नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, तो ये अनरीजनेबल डिले क्यों करी इतने मंथ्स की। ठीक है, तो अगर कोई जवाब नहीं है, अनरीजनेबल डिले थी, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है एफर्मेशन, एश्योरेंस प्रोवाइड कर देना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मान लो मैंने शेयर्स लिए, ठीक है, और मैंने इमीडिएटली उनको फर्दर सेल कर दिया, ठीक है, तो फिर ये तो इम्प्लाइड हो गया ना कि मैंने शेयर्स को सेल कर दिया, तो मुझे एक्सेप्टेबल थी वो चीज। मतलब आपका कोई भी ऐसा एक्शन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड ये बताता है कि आपने एश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को लेटर ऑन रिसेंड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी की वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई तब आप कहो कि नहीं जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना है, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया बिफोर दी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हो। क्लियर हो गया?
ये थी कंपनी के अगेंस्ट। अब आ जाती है डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, प्रमोटर्स के अगेंस्ट, एक्सपर्ट्स एंड एवरी पर्सन के अगेंस्ट हु ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो कहते अगर ये प्रूव हो जाता है लेटर ऑन कि प्रोस्पेक्टस इस इंटेंशन से इशू करा गया था ताकि एप्लीकेंट्स के साथ फ्रॉड किया जा सके, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो एवरी पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 शैल बी पर्सनली लायबल, ठीक है, विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। ये बहुत बड़ी बात है कि अब कोई लिमिटेशन भी नहीं होगी लाइबिलिटी की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी लगेगी उनके ऊपर, ठीक है, फॉर ऑल और एनी ऑफ द लॉसेज और डैमेजेस, चाहे सारा नुकसान चाहे थोड़ा, जितना भी नुकसान हुआ है सब वो पर्सनली भरेंगे, ठीक है, विदाउट एनी लिमिटेड लाइबिलिटी दैट मे हैव बीन इनकर्ड बाय एनी पर्सन हु सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज। कोई भी बंदा जिसने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करा था और उसका लॉस हुआ, उसको डैमेजेस फेस करने पड़े, तो ये सारे बंदे पर्सनली लायबल होंगे एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1। क्लियर? और इसके अंदर एक डिफेंस भी अवेलेबल है, ठीक है, मतलब आप बचाव भी कर सकते हो अपना। कैसे कर सकते हो? सिविल लाइबिलिटी से कैसे बचा जा सकता है? सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर पर्सन प्रूव कर दे, क्या प्रूव कर दे? डायरेक्टर कहे जी ठीक है, मेरा कंसेंट तो था, लेकिन प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले मैंने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, और जो ये प्रोस्पेक्टस इशू करा गया है वो उसकी अथॉरिटी और कंसेंट के बिना इशू करा गया है। तो अगर इस बात को डायरेक्टर प्रूव कर देगा या कोई भी पर्सन प्रूव कर देगा तो वो इस लाइबिलिटी से बच जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर वो कहे कि प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, और जैसे ही उसको पता चला तो उसने फटाफट से पब्लिक नोटिस दे दिया कि ये उसकी नॉलेज के बिना प्रोस्पेक्टस इशू करा गया है, तो भी वो बच जाएगा। क्लियर हो गया? तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर वो प्रूव कर देता है तो वो पर्सन सिविल लाइबिलिटी से बच जाएगा। अब आ जाती है क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी किसके साथ डील करती है? सेक्शन 34। कहते हैं जहां पे प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, तो हर एक बंदा हु हैज ऑथराइज्ड द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। क्लियर? पनिशमेंट क्या मिलेगी उसको? जेल हो सकती है मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 10 इयर्स, और फाइन लग सकता है मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड या मैक्सिमम 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। क्लियर? या फिर दोनों चीजें पॉसिबल है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर प्रोस्पेक्टस एज वेल एज लाइबिलिटी, दैट इज सिविल एंड क्रिमिनल। तो होपफुली आपको सारी वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।